2023 एंड 2024 वाले के लिए जो प्री और मेंस का प्रेपरेशन साथ में करने वाले हैं, 1 साल का समय है हमारे पास में, अप्रॉक्सीमेटली 11 मंथ्स का। तो पहला वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि स्टार्टिंग के 2 मंथ्स क्या पढ़ना है। ठीक है, मुझे बहुत सारी क्वेरी आई कि मैम नोट्स क्यों नहीं बनाना है, या फिर आपने बाकी सब्जेक्ट तो कवर किया नहीं है कि हमें एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है, साइंस के लिए क्या करना है। तो देखिए, अभी आप 2 महीने में तो सारा सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ सकते थे, और क्योंकि मैं आपको एकदम स्पेसिफिक चीज़ें विथ डेट विथ टाइम बता रही हूँ, तो इसलिए इनिशियल 2 मंथ्स में जो आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग वाले जो सब्जेक्ट्स थे वो हमने कवर किया है। तो देखिए, कुछ भी चीज़ें पढ़ने के पहले आपको इतिहास पता होना चाहिए, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बेसिक बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, वीडियो लेक्चर्स इसमें हमने ज्योग्राफी एकदम अच्छे से कवर कर ली है और इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट एकदम अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो जब आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कवर कर लेते हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में हम इंट्रोड्यूस करेंगे एनवायरनमेंट एंड बाकी जो पेरिफेरल सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि एक बार जब इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ना, और आप नोट्स पढ़ने के और बुक कैसे पढ़ना है इसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो फिर आप किसी भी सब्जेक्ट पे जंप कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली, अभी तक मैंने नोट्स बनाने क्यों नहीं बोला था, क्योंकि देखिए, जब आप नोट्स बनाने जाएंगे, ये काम ये कोई बहुत छोटा काम है नहीं। इस 2 महीने में आपको मैं बहुत सारा टास्क दे रही हूँ। NCERTs भी कंप्लीट करनी है, वीडियो लेक्चर देखा है आपने, कम से कम 30 लेक्चर देखने हैं आपको, है ना, और इसके साथ साथ में आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है। इतनी मोटी लक्ष्मीकांत की बुक है। देखिए, ओल्ड स्टूडेंट्स लोग के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना बहुत आसान है। हम लोग आई थिंक 6 या 7 घंटे में ये बुक कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिपीटेड रीडिंग कर चुके होते हैं। मगर जो व्यक्ति लक्ष्मीकांत की बुक लेके आएगा ना नया, वो देख के ही पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इनके लिए अगर मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ 2 महीने का समय दे रही हूँ, ये सब करने के बाद मैं लक्ष्मीकांत भी पढ़ने बोल रही हूँ, और उसके साथ साथ में अभी तो ऑप्शनल हमने डिस्कस नहीं किया, ऑप्शनल का भी एक बहुत बड़ा काम है आपका, तो आप पढ़ के ही थक जाएंगे। तो ऐसे समय पे जब आपको इतना सारा टास्क करने को होता है, और यहाँ पे अगर आपने नोट्स मेकिंग करना चालू कर दिया, तो नोट्स मेकिंग में पहली बात तो आपको पता नहीं होगा कि क्या लिखना है और क्या स्किप करना है। तो उससे क्या होता है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे पास में। तो रोक नहीं पाएंगे तो हम क्या करते हैं, 400 वर्ड का जो हमारा राइटअप होता है, 400 वर्ड के मटेरियल को हम नोट्स बनाते हैं 250 से 300 वर्ड में। तो व्हाट्स द पॉइंट कि आप सिर्फ 100 वर्ड कम कर रहे हो। जनरली ऐसा ग्राउंड रूल ये बोलता है कि 1/10 से 1/20। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर 100 वर्ड है तो 100 वर्ड को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए 10 से 20 वर्ड में। दैट्स इट। 10 to 20% आपके नोट्स का पार्ट होना चाहिए। 20% मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। जब आप मेंस की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, जब आप थोड़े से सीनियर स्टूडेंट हो जाएंगे, देन यू विल रियलाइज़ कि आपको 100 में से 10 वर्ड ही आना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमको नोट्स बनाने की ज़रूरत होती नहीं है। तो उसके बाद में इसलिए मैं बोल रही थी कि इनिशियली 2 मंथ्स में आपको नहीं करना है, क्योंकि 2 मंथ अपने आप को रेस्ट्रेन कर लीजिए, रिफ्रेन कर लीजिए नोट्स बनाने, क्योंकि 3rd या 4th मंथ के बाद से आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही बनाना है। ठीक है, थ्रू आउट द जर्नी आप नोट्स ही बनाते रह जाएंगे। बस इनिशियल 2 मंथ्स के लिए आपको नोट्स बनाने मना किया था। अब मूविंग ऑन टू द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, ये भी आपका हैवी मंथ रहेगा, एंड बाय नाउ आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है 4 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, और एक बार आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिया है। मुझे माफ़ करिएगा, मैंने लास्ट टाइम आई थिंक जब आपको प्रीवियस ईयर पेपर बोला है तो प्री का 5 इयर्स का करना है, और जो मेंस का है ना वो 4 साल का ही पेपर आया, राइट, क्योंकि 2018 के पहले तो मेंस जो होता था वो भी ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। तो हमारे पास में UPPCS का सिर्फ 4 साल का ही पेपर अवेलेबल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्पीच टू टेक्स्ट। अगेन, अगर जिसको हैंड राइटिंग नहीं करनी है वो स्पीच टू टेक्स्ट भी यूज़ कर सकता है। इसके वीडियो कैसे करना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक डाल दूंगी, एक बार देख लीजिएगा। छोटा सा 5 मिनट का वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा कि बिना पेन एंड पेपर के नोट्स कैसे बनाते हैं। उसके बाद में सितंबर का मंथ जैसे ही आपने ये ऊपर वाले पूरे टास्क कंप्लीट कर लिए, ठीक है, या फिर 90 भी कंप्लीट कर लिया, और यू एंटर्ड द मंथ ऑफ सितंबर। जैसे आप सितंबर मंथ एंटर करेंगे, वैसे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर 5 साल का प्री का और 4 साल का पेपर मेंस का एक बार फिर से रीडिंग करनी है। क्योंकि अब जब इसको रीड करेंगे ना, तो अब नाउ यू आर अ लिटिल बिट मैच्योर स्टूडेंट, जहाँ पे आपने ज्योग्राफी का लेक्चर, इकोनॉमिक्स का लेक्चर बहुत अच्छे से लिखा है, एंड आई एम श्योर मैम एंड सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया होगा व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग दोज टॉपिक्स। ठीक है, लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ ली होगी तो कम से कम ब्रॉडर चीज़ें कान में होंगी, आंखों की नज़रों में होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं।
स्पेक्ट्रम एक बार पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई होगी। तो अब जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो आप लोकेट कर पाएंगे, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, मैम ने इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, या सर ने एक्सप्लेन किया था, या फिर स्पेक्ट्रम की मैंने, आई थिंक ये मेरे को ध्यान में आ रहा है कि स्पेक्ट्रम में मैंने ये चीज़ें पढ़ी है। सारे क्वेश्चन को लेके नहीं होगा, मगर 30 to 40% क्वेश्चन को लेके आपको ये सामने सामने नज़र आने लग जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने के बाद में आपको फिर से जाना है, NCERT पढ़नी है और इस बार नोट्स बनाना है। NCERT की जो नोट्स बनेगी, 2 टाइप की नोट्स बनेगी, एक तो प्री से लेके बनेगी, प्री स्पेसिफिक, और एक मेन स्पेसिफिक। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर के मंथ्स में जब हम NCERT बुक कवर करेंगे तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ प्री स्पेसिफिक बनाएंगे। मेन स्पेसिफिक अभी नोट्स आपको नहीं बनाना है, क्योंकि मेन स्पेसिफिक नोट्स ऐसे समझ में नहीं आता है, एक प्रोसेस होता है उसका, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, NCERT की नोट्स बनानी है, स्पेक्ट्रम का नोट्स बनाना है, और पॉलिटी का नोट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये ना इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है। अगर आपको एक बार रीडिंग करने पे पॉलिटी समझ में नहीं आ रही है ना, तो अभी आप पॉलिटी के नोट्स मत बनाइए, लक्ष्मीकांत वाले नोट्स है ना, उसे मत बनाइए। अभी भी आप क्या करिए, सिर्फ एक बार और लक्ष्मीकांत को रीड कर सकते हैं, मगर NCERT और स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाने के लिए आप रेडी हो जाएंगे, और मैं आपको बताती हूँ बनाना कैसे है। ठीक है, सो NCERT 12th के लिए मैंने, ठीक है, 12th की थीम 1 चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। ठीक है, नोट्स बनाना है प्री स्पेसिफिक। तो आप कैसे करेंगे, एक बार तो आपने रीडिंग कर ली है, थोड़ा थोड़ा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है कि कहाँ पे क्या टॉपिक दिया हुआ है। स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ वाइज, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उस पैराग्राफ पढ़ने के बाद में अपने आप से सवाल पूछेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा फैक्ट है, इसमें ऐसी कौन सी बात बोली गई है। अगर आपको एक पैराग्राफ में समझ में नहीं आ रहा है तो टेक 1 सेंटेंस एट अ टाइम। ठीक है, पहले एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर पढ़ने के बाद में पहला सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, द हरप्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हरप्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो किसकी बात कर रहा है, आर्टिफैक्ट की बात कर रहा है, हरप्पन सील की बात कर रहा है। तो हरप्पन सील, और ये तो जनरली सब लोगों को पता होता है कि सील मिले हैं हरप्पन सिविलाइजेशन से के, जो उन सील के थ्रू हमको बहुत सारी चीज़ें पता चली है ना, तो वो तो मेन आर्टिफैक्ट है। बाकी आर्टिफैक्ट भी मिले, पॉटरीज मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली है, स्टैच्यूज़ मिली है, मगर जो सील है ना, सील से जितना हमें पता चला है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट कुछ भी नहीं है। बट अगर इसको, ये तो ऐसे कॉमन बात है, बट अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं रहेगा तो आप सिर्फ क्या लिख दीजिए कि हरप्पन सील इज इक्वल टू इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ये जो हरप्पन सील है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टीटाइट। तो ये एक चीज़ है, ये एक फैक्ट है, वैसे जनरली याद हो जाता है बार बार पढ़ने पे, मगर अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपके नोट्स में क्या रहेगा। उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने नोट्स इस पूरे पेज से नोट्स कितना लिखना है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड हरप्पन कल्चर। हम इसे कल्चर बुलाते हैं, क्यों, तो देखिए अब जब आपने 2 बार तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा होगा मेंस का भी, ठीक है, उसमें से आप एक क्वेश्चन अगर रिकॉल कर पाएँ कि वाई इंडिया इज़ कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट और वाई इट इज़ नोन एज सब कॉन्टिनेंट, हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बुलाते हैं, ये पूछ लिया गया था ना। वैसे ही आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को कल्चर क्यों बुलाते हैं, और ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा, क्योंकि NCERT बुक में दिया हुआ है। अगर किसी चीज़ की मेंशन NCERT में पूछा है तो नया क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा आयोग, आप मुझे बताइए। तो ये जनरली अगर यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली बॉक्स में, तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके आंसर के लिए आप रेडी रहिएगा। कैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट जनरली इसको कल्चर बुलाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम कल्चर क्यों बुलाते हैं, जब उस पर्टिकुलर चीज़ का ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो, उससे रिलेटेड हमें ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले हों, एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल हुआ होगा, मतलब कि अर्बन इंडस वैली एक कल्चर है और ऋग्वेद एक कल्चर है एंड गुप्ता पीरियड वाला गुप्ता एरा एक कल्चर है। तो ये तीनों कल्चर अलग अलग क्यों है, क्योंकि तीनों की अगर आप स्टाइल देखेंगे तो वो डिस्टिंक्टिव स्टाइल है। ठीक है, मुगल में आप देखेंगे तो मुगल में बहुत सारे राजा आए हैं, मगर सारे राजाओं को हम एक में क्लब करके उसे एक क्यों बना दिए, क्योंकि उसका एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल है। जब हम उस मुगल को कंपेयर करते हैं दिल्ली सल्तनत से और उसके एक ईरा पहले और एक ईरा बाद वाले से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस में नज़र आने लग जाएंगी। इसलिए उस चीज़ का डिस्टिंक्टिव स्टाइल होना चाहिए। इसके साथ साथ में ये सारी स्टाइलें हमें कहाँ मिलनी चाहिए यार, ग्लोब में तो देखेंगे तो पूरे ग्लोब, पूरा वर्ल्ड की बात अगर करें तो अलग अलग जगह पे तो डिस्टिंक्ट स्टाइल मिल जाएगा, नहीं, हमको एक पर्टिकुलर एरिया में मिलना चाहिए वो चीज़ें, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मिलना चाहिए।
ये अगर कोई चीज़ें इस तरीके से मिलती है तो उस चीज़ को आर्कियोलॉजिस्ट जनरली कल्चर बता देते हैं। तो अब बताना है कि इस कल्चर को कब कहलाएगा, जब ABC ये सारे पॉइंट होंगे, ठीक है। अब इस कल्चर में वाई हड़प्पा इस कल्चर में फिट क्यों बैठता है, वाई नॉट एनी अदर थिंग। तो इसलिए फिट बैठता है क्योंकि हमें डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट क्या मिले हैं, ये सारी चीज़ें, लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, और टाइम क्या है, ये। तो देखिए ये पूरा जब आप दोनों पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो मेरे नोट्स में क्या क्या पार्ट होगा। मेरे नोट्स में सबसे पहले मुझे पता है मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइटल डालूंगी और टाइम पीरियड डाल दूंगी, ये मुझे याद होना चाहिए। और ये मैं अगर आज पढ़ी हूँ तो मैं कल भूल जाऊँगी, अनलेस मैं इसको बार बार रिवाइज करती हूँ मैं भूल जाऊँगी। तो क्योंकि जो चीज़ मैं भूल जाऊँगी और इसमें स्पेसिफिक फैक्ट है तो ये मेरे नोट्स का पार्ट ज़रूर होगा। दूसरा, हड़प्पन सील एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है, वो मैंने लिख लिया, हड़प्पन सील इज इक्वल टू इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट। और फिर मेड स्टोन स्टीटाइट, मैं पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखती, ठीक है। उसके बाद में वाई IVC इज इक्वल टू कल्चर, यही पूछा है ना, तो क्या है, डिस्टिंक्ट स्टाइल, 1-2 एग्जाम्पल डाल दिया, जोग्राफिकल लोकेशन 1-2 एग्जाम्पल डाल के इसके आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर आप इस पूरे को काउंट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 250 या 270 वर्ड्स हैं। उतने में मेरे नोट्स को अगर काउंट करेंगे, जो मैंने नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट कवर कर लिए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 30 वर्ड के नोट्स है ये, ठीक है ना। वो 10% से 20% के बीच में आ गया ना, तो इस तरीके के आपके नोट्स होने चाहिए। उसके बाद में अगर आप सेकेंड पेज में आते हैं, अब इसको रीड करिए, इस वाले पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ में आपको सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट वर्ड मिलेंगे जो कि आपके नोट्स के पार्ट बन सकते हैं, वो कि जो इंडस वैली है वो एग्रीकल्चर बेस्ड एंड पैस्टोरल बेस्ड सोसाइटी है। इसके अलावा आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई फैक्ट कुछ भी नहीं कहा गया है, इसमें भी इंपॉर्टेंट कोई भी फैक्ट नहीं कहा गया, आप पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं ये वाले अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि दो पैराग्राफ में हमको कुछ नहीं मिला, तो हो सकता है तीसरे पैराग्राफ का सारा पैराग्राफ के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे। और उसका एग्जाम्पल है ये कि हड़प्पन साइट में हमें क्या क्या मिला है, वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सेसमे, मिलेट्स भी मिला है हमको यहाँ से, ठीक है। राइस भी मिला है, रेयरली मिला है मगर राइस मिला है, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखिएगा, UPSC के प्री का क्वेश्चन है 2018 या 19 में, क्वेश्चन क्या बोला था कि न्यू वर्ल्ड ने ओल्ड वर्ल्ड को क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है, उसमें से कॉटन था, और कॉटन को जैसे ही आप एलिमिनेट करते हैं आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। लाइकवाइज वैसे ही अगर किसी के बारे में आपको ये पूछ लिया कि इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करती थी, या फिर ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, और अगर आपको ऑप्शन में वीट दिख गया, बार्ली दिख गया, लेंटिल दिख गया, तो इसको एलिमिनेट करके आप राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। बट राइस भी था, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ब्रिटिशर्स ने या फिर पोर्चुगीज़ ने या तो फिर डैनिश पीपल ने हमको ये सब किया है ना। हमको पता होना चाहिए कि राइस हमारे पास में पहले से अवेलेबल था। एक चीज़ ये हो गई। सेकंड, कौन कौन से एनिमल हैं, तो सिर्फ आप नोट्स में क्या बनाएंगे, एनिमल इज इक्वल टू कैटल, शीप, इन सब के नाम डाल दीजिए। वाइल्ड एनिमल में आप सिर्फ बोर, डियर एंड घड़ियाल का नाम डाल दीजिए, और बोन्स ऑफ फिश, इतना डाल देंगे तो इतना। तो आपको क्या करना है, एक एक पैराग्राफ पढ़िए और उसमें से वो वाले फैक्ट को अपने नोट्स का पार्ट बनाइए जो फैक्ट्स हैं। जो पैराग्राफ में देखिए, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद सेंटेंस बाय सेंटेंस देखिए। विद द प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ grains, it is more difficult to reconstruct actual agriculture practice। इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम कुछ कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सील है, टेराकोटा है, स्कल्पचर है, बुल वॉज नोन, ये पता था। इसके साथ साथ में ऐसा पता है कि ऑक्स को यूज़ किया गया है प्लाव के लिए, साथ साथ में टेराकोटा पाया गया है प्लाव, कहाँ पे पाया गया है, चोलिस्तान, बनावली, हरियाणा में। इसके साथ साथ में एविडेंस ऑफ प्लाव फील्ड कहाँ पाया गया है, कालीबंगन, राजस्थान में, ठीक है। और साथ साथ में फिर आपका क्या है कि ये पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए कि वुडन हैंडल यूज़ किया गया है, स्टोन ब्लेड भी यूज़ किया है एज ए मेटल टूल, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि हड़प्पन साइट में सेमी एरिड एरिया था जहाँ पे ट्रेस ऑफ कनाल पाया गया है, कहाँ पे, शॉर्टुगाई अफगानिस्तान में, बट ये पंजाब और सिंध में नहीं पाया गया। ये पूरा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में आप देखिए आपका जो ये रहेगा, इस पूरे सेंटेंस से मैं क्या, इस पूरे वाले पैराग्राफ से मैंने सिर्फ क्या क्या निकाला है नोट्स में, आप देखिए। बुल ले लिया है, बुल का जो है वो टेराकोटा स्कल्पचर एंड सील दोनों में पाई गया है। लोकेशन मैंने मेंशन कर दिया है, बनावली हरियाणा में, क्योंकि ऐसा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको मैच द फॉलोइंग में आता है, ओल्ड साइट का नाम और करेंट साइट का नाम, करेंट स्टेट का नाम आता है। प्लाव कहाँ पे था, प्लाव फील्ड, कालीबंगन, राजस्थान, यहाँ पे लिखा है ना ये, ठीक है। इतना ही 3 या 4 वर्ड के ही नोट्स हैं। फिर ये कनाल के बारे में जो लिखा गया है उसको मैंने लिख दिया है, कनाल कहाँ पाया गया है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्रॉस मार्क मतलब नो, तो यहाँ पे पाया नहीं गया है।
तो लाइकवाइज आपको एक ओनली जो फैक्ट्स है, स्टेटमेंट लिखने की, सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम प्री स्पेसिफिक नोट्स बना रहे हैं। तो प्री स्पेसिफिक नोट्स में आपको सेंटेंसेस को, पैराग्राफ को कुछ वर्ड में कन्वर्ट करने को आना चाहिए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अगर 1000 वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं तो 1000 वर्ड्स को आपको कम से कम 100 वर्ड से 200 वर्ड मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, कभी कभी उतना भी काम नहीं आता है ना। अगर आप इस पूरे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो मुश्किल से हमने कितने वर्ड्स के नोट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्ड के नोट्स हैं इस पूरे पैराग्राफ से, है ना। तो दैट वे आपको मतलब कहने का यही मतलब है कि 10 to 20% से ऊपर अगर आपके नोट्स जा रहे हैं, वो तभी जाएंगे जब एक पैराग्राफ में सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे, फैक्चुअल होंगे। अदरवाइज आप देखेंगे जनरली फैक्ट्स एक पूरे सेंटेंस में 1 या 2 ही फैक्ट्स होते हैं और बाकी पूरी चीज़ें कॉमन होती है। तो ये आपको इसका मैंने आपको सैम्पल बता दिया, इस तरीके से आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। बाकी पूरा पढ़ लीजिए। फिर आप देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे एक बुक जो होता है ना, एक एनसीईआरटी के पीछे का जो एक चैप्टर होता है ना, तो एक चैप्टर के मेरे जो नोट्स होते हैं वो मुश्किल से 100 से 200 वर्ड के होते हैं इन टोटल, ठीक है। और 1000 से 1500 वर्ड में आप पूरी बुक, या 2000 वर्ड में आप पूरी बुक के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको एंड ऑफ द टाइम आपको कभी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके आई थिंक 3 या 4 पेज में ही आपका पूरा बुक सिमट के आ जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ फैक्ट्स लिख रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम मेंस का नोट्स कैसे बनाएं एनसीईआरटी से, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने, देखिए, नोट्स एकदम अचानक से बनाना चालू नहीं किया, हमने पहले पढ़ाई करी, एक प्रोसेस में गए, उस प्रोसेस में कंप्लीट करने के बाद में अंडरस्टैंडिंग बनाया, फिर उस बुक में गए और नोट्स बनाए। तो वैसे ही मेंस के लिए भी एक प्रोसेस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी हमको। अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद में हमें कॉमन नोट्स बनाने पड़ेंगे। वो नोट्स बनाने के बाद हम आएंगे एक बार फिर से, तो बेसिकली हम 4 से 5 बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ट्रस्ट मी, पहले बार जितना आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और जितना सेकंड टाइम नोट्स बनाने में यहाँ पे टाइम लगने वाला है ना, इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी बन गई है, हमें प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछता है इसका बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ बन गई है कि कौन से वाले टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम, इस वाले एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें ये बुक कैसे यूज़ करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ये होने के बाद में हम एनसीईआरटी की बुक यूज़ करेंगे वैल्यू एडिशन के लिए। एनसीईआरटी से हमें मेंस के नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स का जो सोर्स रहेगा वो कुछ और है, बट एनसीईआरटी की बुक को हम ज़रूर यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए। और वैल्यू एडिशन का प्रोसेस कब आता है, लेटर स्टेज में, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ प्री से स्पेसिफिक एनसीईआरटी के नोट्स बनाएंगे। आई होप इससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। सो सितंबर के मंथ में पहले प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के नोट्स कंप्लीट करेंगे, स्पेक्ट्रम का नोट्स बनाना है। अगेन स्पेक्ट्रम में सेम चीज़ें करनी है, एक पैराग्राफ पढ़ना है, खुद से पूछना है फैक्ट्स क्या है, खुद से पूछना है फैक्ट्स क्या है, सिर्फ फैक्ट्स को आपको साइड में लेके चलना है। पॉलिटी के नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, मगर ये अगर आप अभी चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, जो प्री का नोट्स है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप नए हैं इस जर्नी में तो पॉलिटी को कम से कम 2-3 बार रीड करिए, तब आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, है ना। तो पॉलिटी को अभी छोड़ दीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये इसके साथ साथ में अब जो आपको देखना है मेंस के जो मैंने वीडियो बनाए हैं, किसके लिए, 2022 मेंस के जो भी आजकल वीडियोज़ बना रही हूँ ना मैं, इसको आपको अब सब्जेक्ट वाइज नोट्स देखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये भी आपको काम इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर ही करना है, ठीक है। हो सकता है कि सितंबर का पूरा मंथ आपको लग जाए एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम ख़त्म करने में, बट जहाँ तक मुझे लगता है 20 दिन में ये काम हो जाता है। तो सितंबर 20 तक आप रेडी हो जाएंगे। तो सितंबर 20 विल बी द डे जब आप ये मेंस के जो मैं घटना चक्र का जो पढ़ने बोल रही हूँ वो बुक आपको ख़रीदनी है, और उसके बाद में क्या कैसे नोट्स बनाना है एकदम इन डिटेल में अपने सैम्पल नोट्स के साथ में मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। जब आप इस जर्नी में मेरे साथ एंटर करेंगे ना, तो फिर आप मेरे पैटर्न को समझ पाएंगे और उसके बाद में आपको वो ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बाय 20th ऑफ सितंबर होपफुली, अगर आप सही टाइम टेबल के हिसाब से चलें, और अगर नहीं भी तो 1 अक्टूबर से हम मेंस के नोट्स बनाना चालू कर देंगे। मैं मेंस के नोट्स बनाने की बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अभी तक हमने मेंस पढ़ा नहीं है, है ना। हम ऑलरेडी बुक पढ़ते जा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ते जा रहे हैं, कान आँख में इन्फॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग है। अब बस उसको हमको एक्यूमुलेट करके उसको हमें कम शब्दों में नोट्स बनाने हैं।
तो होता क्या है, जब आप NCERT के नोट्स बना लिए ना, कम शब्दों में, जब आपको ये वाले प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, तब जब आप मेरे वो वीडियो देखेंगे मेंस वाले, तब आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको मंथ ऑफ सितंबर के स्टार्टिंग में ही मेंस के नोट्स बनाने बोलूँगी, तो वही हो जाएगा कि आप 300 वर्ड के नोट्स को आप कन्वर्ट कर रहे हैं 200 वर्ड के नोट्स में, है ना। वो जो 10% 20% रूल है वो आप एप्लीकेबल शायद ना कर पाएँ। बट जैसे ही आप ये यहाँ पे नोट्स बना के एक्सपर्टीज़ आपको मिल गई ना, फैक्ट्स के नोट्स बनाने की, तब आपको वो जो मेंस के नोट्स कैसे बनाने हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो होपफुली 20th ऑफ सितंबर से आप वो जो मेंस के जो नोट्स मेकिंग है, पहले तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। उसके बाद में स्टार्ट करिएगा GS3 से, फिर आएगा GS2, फिर आएगा GS1, फिर आएगा GS4। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इन द मंथ ऑफ सितंबर में आपको एक एडिशनल पॉइंट है कि आपको एडिटोरियल देखना है। कैसे देखना है, कहाँ से देखना है, अभी मैं बताऊँगी। और साथ साथ में जब ये आप एडिटोरियल देखेंगे तो उस एडिटोरियल से आपको एक आंसर खुद लिखना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, अब इस प्रोसेस में हम आते हैं। यहाँ से हमारा करंट अफेयर की जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मेरे से अगर आप पूछेंगे कि मैम न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि वीडियो देखना चाहिए, इस पूरी जर्नी में अंडरस्टैंडिंग अगर हम करते हैं करंट अफेयर्स के लिए कैसे जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि करंट अफेयर्स के लिए आपको एडिटोरियल जो होता है, किसी भी पेपर का जो एडिटोरियल सेक्शन होता है ना, उसकी रीडिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे कौन से न्यूज़पेपर की, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो ये है कि हमेशा जिससे भी आप पूछोगे वो आंख बंद करके क्या बोलता है, द हिंदू पढ़िए। ठीक है, या फिर आपको एक सेकेंड ऑप्शन देता है कि आप हिंदू अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके पास में सेकेंड चॉइस होती है इंडियन एक्सप्रेस की। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको लॉजिक दूंगी। अब वो लॉजिक आपको ठीक लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो आप बाकी बोल रहे हैं वो करिएगा। ठीक है, देखिए पॉलिटिक्स में हमेशा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ होती है। आप अगर बोलेंगे पॉलिटिकल न्यूट्रल बन के चलें, तो मेरे एक्सपीरियंस में आई थिंक करेंटली इस कंट्री में सिर्फ एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पॉलिटिकल न्यूट्रल है, और वो है हमारी आर्मी के अलावा ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस नहीं होता होगा। द मोमेंट आप पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होते हो, आपकी आइडियोलॉजीज क्रिएट होती है। डिपेंड्स अपॉन आप बचपन से क्या देखे हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपको कॉलेज की जर्नी में आपको कौन से टीचर मिले हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या है। ये सब चीज़ों से ना हम यंगस्टर्स की जो होती है ना आइडियोलॉजी, वो इन्फ्लुएंस बहुत करती है। आपकी खुद की रियल आइडियोलॉजी क्या है वो ना आपको आई थिंक 28-30 ईयर्स के बाद में ही समझ में आती है। उसके पहले तक की जो आइडियोलॉजीज़ होती है, मैं राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं आइडियोलॉजी क्रिएशन की बात बोल रही हूँ। तो जब आप इनिशियल जब 24-25 साल के रहते हैं तो आपकी आइडियोलॉजीज़ जो बनती है वो इन्फ्लुएंस से बनती है, और 28-29 साल के बाद में आपको इनफ एक्सपीरियंस हो जाता है जहाँ पे आप खुद की आइडियोलॉजीज़ को पिक करेंगे बाय गिविंग योर ओन रीजंस। तो होता क्या है, जो द हिंदू वाले हैं ना, ये आपको पता होगा, ये मैं टैग नहीं कर रही हूँ, बट ये जनरली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ के तरफ टिल्ट है। और जो इंडियन एक्सप्रेस है ये होती है ना लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। तो ये जो हिंदू है ना, ये लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की तरफ टिल्ट है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो लेफ्ट विंगर हैं। वैसे ही अगर आप इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस सेंटर में आता है, और एक चैनल है दैट एक और होता है ऑप इंडिया वगैरह ले लीजिए, है ना, ऑप इंडिया हो गया, रिपब्लिक हो गया, है ना, ये सब चैनल होते हैं, ये सब राइट विंगर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है एज एन UPSC एस्पिरेंट, जब भी हमें प्रश्न किया जाए तो हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप किसको मानते हैं, आप मोदी जी को लव करिए, हेट करिए या न्यूट्रल रहिए, या फिर कल को राहुल गांधी जी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आप उनको लव करिए, हेट करिए, आप न्यूट्रल रहिए। आपकी आइडियोलॉजी इट इज़ सपोज टू बी ऑन पेपर्स शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। आपको नॉन पार्शियनशिप फॉलो करनी है। ठीक है, कर पाए नहीं कर पाए वो डिफरेंट बात है, मगर एटलीस्ट आपके आंसर राइटिंग में ये रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो जब आप बहुत ज़्यादा लेफ़्ट विंग वाले न्यूज़ पढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा राइट विंग वाले न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपकी आइडियोलॉजीज़ वो सेट होती जाती है। बट आपको जब आंसर राइटिंग करनी होती है तो मैक्सिमम टाइम पे आपको एग्जामिन, इवैल्यूएट और क्रिटिकली एनालाइज करने बोलता है। एग्जामिन, इवैल्यूएट और क्रिटिकली एनालाइज में आपके पास में 4 पॉइंट होने चाहिए उस टॉपिक के पॉजिटिव को लेके, एंड 4 पॉइंट होने चाहिए उस टॉपिक के नेगेटिव को लेके, एंड साथ ही साथ में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन, एक वे फॉरवर्ड आपको देना पड़ता है जो मिडिल का रास्ता होता है। तो जब हमको मिडिल पाथ देना है तो वाई नॉट वी विल रीड द मिडिल पाथ वाला न्यूज़,
इंडियन एक्सप्रेस क्या करता है, ये आपको ना बैलेंस व्यू देता है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप 1 मंथ की एक्सरसाइज कर लीजिएगा, जो भी न्यूज़ में आ रहा है। जैसे अग्निवीर को लेके बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अग्निवीर में जब आप एडिटोरियल पन्ना पढ़ेंगे ना, जो मेन एडिटोरियल पन्ना होता है, एडिटोरियल पन्ना का लेफ्ट वाला पोर्शन, द हिंदू का जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा वो हमेशा मोस्टली लेफ्ट विंग की ही बातें करेगा। बट हिंदू का जो राइट वाला पन्ना होगा ना, जो एक पन्ना होता है ना न्यूज़पेपर का, लेफ्ट और राइट, मेन एडिटोरियल पन्ना लेफ्ट में होता है एंड राइट वाला पन्ना ओपिनियन होता है। तो आपको राइट विंग का जो ओपिनियन है ना, वो आपको राइट वाले पन्ने में मिल जाएगा, हिंदू में भी मिल जाएगा। मगर उससे क्या होगा, जनरली हम सिर्फ एडिटोरियल पन्ना पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, हम ओपिनियन पन्ना पढ़ते नहीं हैं। बट अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको ना बैलेंस्ड आप मिल सकता है। आपको 4-4 पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के लिए काम है ना, वो आप इंडियन एक्सप्रेस से कर सकते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जो मुझे सिखाया गया ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको चाहिए तो आप खुद से भी ये प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आप अपनी आइडियोलॉजीज़ को रखिए, अपने थिंकिंग एंड थॉट्स को रखिए साइड बाय साइड, मगर IAS क्लियर करने के लिए प्लीज़ हैव द बैलेंस्ड कंक्लूजन। आप इंटरव्यू में भी जाएंगे और अगर वहाँ जाके अगर आपने एक्सट्रीम किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे अपने अगर आप एक्सट्रीम लेवल रख देते हैं ना, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। तो वाई नॉट बिल्ड एन आइडियोलॉजी जो कि सेंटर पे खड़ी होगी, जो प्लस की भी बात कर रही है और माइनस की भी बात कर रही है और न्यूट्रल वे में एक चीज़ों को देख रही है, ठीक है। तो ये थी अपने कौन से न्यूज़ की बात। तो मेरे हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस, बट उसके बाद आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है मैं किस रीज़न दे रही हूँ। अब आपको डिसीजन आपको लेना है कि आप हिंदू जाएंगे या फिर इंडियन एक्सप्रेस जाएंगे। बट हमको सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना है, इससे नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बिल्कुल मत बनाइएगा। अब आपको क्या करना है, ये पढ़ने के बाद में आपको जाना है यूट्यूब में, ठीक है। हम जाते हैं यूट्यूब में। यूट्यूब पे वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं, मगर मुझे ये DNS वालों का जो राइटअप है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो DNS राउज़ IAS का जो DNS होता है, वहाँ पे जाइए। जब आप जाएंगे तो आप राउज़ की वेबसाइट में अगर आप जाते हैं, उसके बाद में आप वीडियो लेक्चर में अगर जाते हैं तो देखिए, आप ये दिख रहा है आपको, ये वाला दिन तो डे वाइज आपका कवर रहता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आप हर दिन में आप देखिए 41 मिनट के वीडियो, 51 मिनट के वीडियो। इसके मैं थोड़ा सा वीडियो चला के आपको दिखाती हूँ कि ये क्या करते हैं। इंग्लिश में कवर है ये। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान एंड सिंस, देखिए इन्होंने क्या किया, ये एक न्यूज़ पकड़े, देखिए ये वाला न्यूज़ था। न्यूज़ में क्या लिखा है, हाउ टर्की मेड पीस विद स्वीडन एंड फिनलैंड, ये किया। थोड़ा आगे बढ़े, वो तो रीड कराएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मार्क कराएंगे। उसके बाद में ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव देते हैं कि नेटो क्या था, है ना। न्यू स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़फुल होगा। फिर ये आपकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे किस कंडीशन में नेटो को ज्वाइन किया, एलिजिबिलिटी क्या है, बिल्कुल ये आपको एडिटोरियल में नहीं मिलेगा। एडिटोरियल से आपको एडिटोरियल में क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बताते हैं। इसके बाद में देखिए वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर आपको मैप के थ्रू भी ये एक्सप्लेन करते हैं कि पोस्ट वॉर के बाद में सिनेरियो क्या रहा, उसके बाद में टर्की अपोज क्यों किया। तो देखिए एक न्यूज़ को वो बिल्कुल बोलते हैं ना 360 डिग्री एंगल में, न्यूज़ के साथ में, फैक्ट्स के साथ में, मैप के साथ में, इसके साथ में आप में जहाँ पे भी वो होता है ना, जैसे ये वाला हो गया इंडियन चैलेंज इन अफ़गानिस्तान। तो इंडियन चैलेंज इन अफ़गानिस्तान का जो एडिटोरियल था ये वाला, इसको देखिए एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस क्या कह दिया। तो ये अभी क्या चल रहा है करंटली न्यूज़ में, ये आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये बैलेंस तरीके से यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इंटरेस्ट क्या, इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो देखिए इनके नोट्स देखेंगे, पॉइंट वाइज रहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में रहते हैं और आपका बहुत काम आता है। तो अब आप मुझे बोलिए कि इसमें क्या हमको नोट्स बनाने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता, देखिए साल भर पढ़ाई करनी है, आप DNS को यूज़ करिए टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। और अंडरस्टैंडिंग जब आप बन जाएगा ना, क्योंकि हम UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये तो मैं आपको ये जो पढ़ाते हैं ना, ये आपको UPSC स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, वो UPSC के लेवल की अंडरस्टैंडिंग बन रही है। वो आपको कहाँ काम आएगी, जब आपको बाउंसर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, ठीक है। उसके बाद में लिखना कितना है, तो जो करंट अफेयर्स जो UPPCS के स्पेसिफिक करंट अफेयर है ना, वो तो हमें घटना चक्र से पढ़ना है एंड ऑफ द डे, है ना। तो यहाँ से नोट्स मत बनाइएगा, स्क्रीनशॉट मत रखिएगा। आप नोट्स बनाते हुए थक भी जाएंगे, स्क्रीनशॉट को आप कभी ज़िंदगी में रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे।
ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रॉडर अंडरस्टैंड, देखिए अफगानिस्तान का न्यूज़ 2-3 साल 4 साल से चल रहा है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने जब डिसाइड किया था कि वो अफगानिस्तान से विड्रॉ करने वाला है, तब से ये न्यूज़ चल रही है, तब से ये नेटो वेटो सब आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि जो रशिया और यूक्रेन वाला वॉर है वो अभी का न्यूज़ है, नहीं, ये 10 साल से चल रहा है। यूक्रेन वॉज ऑलवेज एंड ऑलवेज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यूक्रेन वॉज ऑलवेज एंटी इंडियन, ठीक है। आपको ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस पे अगर आपको बोल रहा होगा तो बोल रहा होगा, मगर पिछला 10 साल का अगर आपने न्यूज़ नहीं पढ़ा ना तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता होगा। यूक्रेन ऑलरेडी रशिया के अंदर रशिया के लोगों को भड़का रहा था उनके ही रशियंस के खिलाफ, है ना, लेफ्ट विंग राइट विंग आइडियोलॉजीज होती हैं। उसके बाद में टाइम एंड अगेन रशिया ने उसको नेगोशिएट करने बोला विथ ऑल दी असिस्टेंस, उसको इकोनॉमिक सपोर्ट करेगा, पॉलिटिकल सपोर्ट करेगा, मिलिट्री सपोर्ट करेगा, सारे ऑफर देने के बाद में जब नेटो का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लग गया, तब जाके रशिया का ये डिसीजन है। तो वो तो उन कंट्री की बात है, कब से यूरोप की बातें हमारे पूरे वर्ल्ड की बात हो गई है ना। तो यूरोप की में चल रहा है वो वर्ल्ड में चल रहा है, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो कहने का ये मतलब है आपको पॉइंट ऑफ व्यूज़ आइडियोलॉजी समझ के रखिए। जैसे 4 साल से 5 साल से नेटो और अफगानिस्तान न्यूज़ में, तो जब अभी बार बार डीएनएस में सेम चीज़ें देखते जाएंगे ना, तो आपको नोट्स बनाने की और याद करने की बात नहीं होगी। लिखना कितना है पॉइंट, किसी भी टॉपिक के ऊपर 5 पॉइंट लिखना है ना। जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर थरो अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं तो 5 पॉइंट निकालना कितना मुश्किल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। श्रीलंका के लिए आप देखिएगा बार बार डिस्कशन किया जाएगा, श्रीलंका के टॉपिक पे, मालदीव्स के टॉपिक पे, रोहिंग्या क्राइसिस पे, है ना, सारे इकोनॉमिक क्राइसिस पे, हमारे इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया क्यों डूब रही है, फिर इंडिया क्यों उभर रही है, इंडिया पॉलिटिकल लीडर क्यों है, इंडिया को इकोनॉमिक समय पे क्या करना चाहिए, रिसेशन में क्या करना चाहिए, विमेन के लिए क्या करना चाहिए, मैन के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको डीएनएस में बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। आपका सिर्फ ये काम है कि दिन का 1 घंटे 51 मिनट का वीडियो होता है ना, 1.5 की स्पीड से अगर आप देखते हैं तो 35 से 40 मिनट में आपके वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। आपको बस दिन का 40 मिनट निकालना है न्यूज़ सुनने के लिए और 20 मिनट लगेंगे आपको एडिटोरियल रीड करने के लिए, दैट्स इट। अगर आपको एडिटोरियल रीड नहीं मतलब अगर आपको न्यूज़ नहीं लगाना है, पैसे नहीं खर्च करने न्यूज़पेपर में, तो आप क्या करिए, यहीं से आप करिए। 1 सेकेंड दीजिए, आपको पीडीएफ में ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको न्यूज़ एडिटोरियल का जो पिक्चर, ये भी आपको मिल जाएगा। वैसे टेलीग्राम में बहुत सारे चैनल हैं जो कि आपको हिंदू न्यूज़पेपर और जो इंडियन एक्सप्रेस है वो शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट पार्ट क्या होता है, इनके जो थंबनेल में ही आपको ये कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं थंबनेल में आपको दिख जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में पता करना है तो आप थंबनेल में देख लीजिए इनके लिस्ट में जाके, और आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ में वो थंबनेल में देखने के बाद में ये आपको डिटेल भी डालते हैं कि ये टॉपिक कौन से वीडियो के किस पर्टिकुलर टाइम से कवर कर रहा है। तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल चैनल, द वे दे हैव कवर्ड एवरीथिंग। इनकी जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश में होती है, मगर अगर हिंदी मीडियम वाले भी थोड़े बहुत इंग्लिश अंडरस्टैंड करते होंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से ये कवर करते हैं, ठीक है। अब मगर हिंदी मीडियम वाले क्या करें, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए एक विकल्प है कि आप ओनली IAS का, मैं आपको दिखाती हूँ ओनली IAS, उनके मुझे वो याद नहीं है, बट जस्ट 1 सेकेंड, ओनली IAS, ये है ओनली IAS का लोगो। यहाँ पे अगर आप वीडियोस में जाते हैं तो आप ये हिंदू एडिटोरियल जो कवर कर रहे हैं सर, यहाँ से बूस्टर डिस्कशन करना है, पैसिफिक रीजन को सेंटर में डाल के। प्रायोरिटी एरिया क्या होगा, ये कोऑपरेशन बढ़ाएंगे पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ कई सारे मुद्दों पे, जैसे क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक है। तो ऐसे ओनली IAS वाले भी कवर करते हैं, उनका भी राइटअप बहुत अच्छा होता है, बहुत मेहनत करते हैं इन लोग, बट ये बायलिंगुअल होता है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए या फिर मुझ जैसे लोगों के लिए जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं बट मुझे अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ना ज़रा सा हिंदी को बता देना खुद की लैंग्वेज में, मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है चीज़ें, एक्चुअली रिकॉल बहुत अच्छे से होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होती है। तो आपके पास में दोनों विकल्प है, डीएनएस और ये बाईजूस भी आप जा सकते हैं। बाईजूस वाले का भी जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत अच्छा है डेली न्यूज़ का, मगर बाईजूस वाले ना इस तरीके से आपको न्यूज़ को लिख के नहीं देंगे, उनका थोड़ा सा ना अलग है पैटर्न पढ़ाने का। तीनों चैनल आप देख लीजिएगा, तीनों ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, तो ये आपको करंट अफेयर्स के लिए करना है। एक बार ऐसे एडिटोरियल पढ़ लिया ना आपने, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक दिन एक आंसर लिखना है। अब ये आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, तो ये आंसर राइटिंग जनरली क्या होता है, एक वेबसाइट है कॉल इनसाइट्स IAS, ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ इनसाइट्स IAS का। ये क्या करते हैं, जो आज की न्यूज़ है ना, मान लो 1 तारीख की, 1 जुलाई की जो न्यूज़ है ना, इस 1 जुलाई के न्यूज़ के बेसिस पे 2 जुलाई को आपको क्वेश्चन मिल जाता है एक दिन के आड़ में, ठीक है।
तो आप क्या करना है, आज जो एडिटोरियल देखा है, ये तो आज तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज एडिटोरियल देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। उसके बाद में आप क्या करिए, 2 जुलाई को अगले दिन आप क्या करिए, जाइए इनसाइट्स IAS की वेबसाइट पे और आज के एडिटोरियल के बेस पे आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। इनिशियल स्टेज में बहुत ही बुरे क्वेश्चन लिखेंगे, हो सकता है कि आप 500 वर्ड या 1000 वर्ड का आंसर लिखेंगे, बट पहला दिन सबका बुरा होता है, मगर एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब हम अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, तो एक काम, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग करना, उतना वो अच्छे दिन जल्दी आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनसाइट्स IAS के पास जाना है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे जाना है। ब्राउज़र में जाइए, ये डेली आंसर राइटिंग का नाम है इनसाइट्स IAS सिक्योर करके ये इनिशिएटिव है। ठीक है, सबको पता है, बट जो नए बच्चे हैं उनको बता रही हूँ मैं। इनसाइट IAS नहीं, सब मतलब आई थिंक ओनली IAS के पास जाएंगे, उनके भी वेबसाइट पे आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी। इसके साथ साथ में आप IAS बाबा में जाएंगे, वो भी आपको मिल जाएगा, मगर मैं इनसाइट वन ऑफ द एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, इनसाइट्स IAS हो गया, उसके बाद में डेली आंसर राइटिंग है, सिक्योर आंसर राइटिंग आपको दिख रहा है, मिशन 2023 डेली आंसर राइटिंग, इस पर क्लिक कर लीजिए। ये 15 जून का दिया हुआ है, अगर आप डेट डाल देंगे स्पेसिफिक तो आपको उस दिन का मिल जाएगा। चलिए 15 जून का ही देख लेते हैं। 15 जून में आ गए हम। यहाँ पे क्या करते हैं, ये GS वाइज, तो ये क्या कर, पहले ही इन्होंने जब स्टार्ट किया था 4-5 साल पहले, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन देते थे, मगर अब ये क्या करने लग गए, करंट अफेयर्स के साथ साथ में आपको एक एक क्वेश्चन आपको हर GS 1, 2, 3 से भी देने लग गए, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये आपको एडिटोरियल के बेस, देखिए रेफरेंस कहाँ से दिया है, हिंदू और इनसाइट्स का दिया है, और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो एडिटोरियल आपने पढ़ा है और टॉपिक तो पता होगा, उस टॉपिक पे बेस पे आप क्वेश्चन यहाँ से खोज लीजिएगा और एक एक आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए। तो आप चाहे तो इनसाइट्स IAS या IAS बाबा, या फिर आप फोरम IAS चले जाइए, ओनली IAS चले जाइए, सबका आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं भी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो एडिटोरियल में आपने पढ़ा है, जो 5-6 पॉइंट पढ़ा है ना, क्यों ना आप उसी को रिकॉल करके उसके बेस पे आंसर लिखें। तो ये आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये कौन सा मंथ था हमारा, सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में। हैवी मंथ रहेगा, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग करनी है, मगर आपका जो इनिशियल 4 मंथ्स अगर आपने ये हैवी पढ़ाई कर ली, ढंग से पढ़ाई कर ली, तो उसके बाद में नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी आपका बहुत स्मूथ जाने वाला है। वहाँ पे हम फुल लेंथ टेस्ट तक हम पहुँच जाएंगे। कैसे करेंगे ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगी, बट एक बार रिवाइज़ करते हैं कि सितंबर के मंथ में आपको क्या करना है। जब आप अगस्त मंथ के होमवर्क आपने कर लिया होगा, तो आप सितंबर में एंटर करते ही आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर फिर से रीड करना है, NCERT और स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाने हैं। ये कब तक बन जाएंगे, आपके 20 तारीख तक, 20 सितंबर तक बन जाएंगे। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, 21 सितंबर को आपको फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना है। इस पूरी जर्नी में आप जितने बार सिलेबस पढ़ेंगे, जितने बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ग्लांस करेंगे, उतना ही आपको अच्छा रहेगा। करना चाहिए हफ्ते में एक बार, मगर मैं आपको इनिशिएट कर रही हूँ 20-20 दिन में एक बार करना स्टार्ट करिए। इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी जब आप पहुँच जाएंगे ना, तो शायद हमको डेली पढ़ना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के करीब होंगे, उतना आप एग्ज़ाम क्लियर करने के करीब होंगे। आप ये लिख के ले लीजिएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट है हमारे, जो मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया, उस मेंटरशिप में है वो, होपफुली वो उन्होंने UPSC प्री क्लियर किया है। सिर्फ ये सुन के UPSC प्री क्लियर किया है, और UPPCS का भी उनका प्री का जो आंसर की से अच्छा खासा आंसर आ रहा है, तो होपफुली वो दोनों प्री क्लियर करेंगे। सिर्फ एक बात उन्होंने मेरी फॉलो करी है, मैंने उनको बोला था प्रीवियस ईयर पेपर करिए, उन्होंने सुना वो बात को, उन्होंने फॉलो किया। UPSC भी क्लियर हुआ है प्री उनका, UPPCS भी क्लियर हुआ है, होगा, ठीक है। बट अब ये जो चीज़ें हैं ना, प्रीवियस ईयर वाली चीज़ें, अगर ये आप कर पाते हैं तो ये आपको जब आई होप वो क्लियर करेंगे, और उनका मेंस अगर वो क्लियर करते तो उनका इंटरव्यू हम चैनल में डालेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए आप भी प्रीवियस ईयर से जितना पास रहेंगे, उतना आप एग्ज़ाम के पास रहेंगे, ठीक है। तो आपको इस मंथ में क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिया, 20 दिन में आपने NCERT स्पेक्ट्रम के नोट्स प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, ठीक है। फिर एक बार प्रीवियस ईयर फिर से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत एक बार फिर से रीड करना है। लक्ष्मीकांत रीडिंग करने के साथ साथ में दिन के बचे हुए समय पे आपको क्या करना है, जो कि मैंने GS3 मेंस का जो वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो 21 सितंबर से आप ये देखना चालू कर दीजिएगा, नोट्स कैसे बनाने हैं वहाँ पे। इसके साथ साथ आपको सितंबर 1 से एक एक्सरसाइज करनी है, वो है एडिटोरियल पढ़ना है, और दूसरा DNS या फिर ओनली IAS या फिर बायजूस,
इनमें से कोई भी एक वेबसाइट चुन लीजिए, रोज़ का एक एक वीडियो देखते जाइए 50 मिनट्स का, और एक एक आंसर राइटिंग आपको करनी है। ऑप्शनल मैंने यहाँ पे लिखा है, मगर जब तक मुझे वो स्केलिंग का नहीं समझ में आता, ये ऑप्शनल के बारे में मैं नहीं बता सकती। तो अभी भी मैं आपको दिन का जो 2 घंटा करना है ऑप्शनल को देके, वो मैं भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत हैवी मंथ जाने वाला है, मगर सारी पढ़ाई इनिशियली करनी है। एक बार यहाँ पे आप स्ट्रांग हो गए ना बेसिक डेवलप करने में, तो ये जो आपका जो मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये डिसाइड करेगा कि आपको 1 साल लग रहे हैं एग्ज़ाम क्लियर करने में या 3 साल लग रहे हैं। जितने स्ट्रॉन्ग आपने ये 4 महीने निकाल दिए ना, और जितनी आपने यहाँ पे जो मैंने बोला है, देखिए जो भी आपको बोला जाता है ज़रूरी नहीं आप 100% फॉलो कर पाएंगे। आप जितना करीब, जो हमको करना है, जो हमारा टारगेट है ना, हमको टारगेट के बस नज़दीक आना है। तो अगर आप अब 70 to 80% भी अगर टारगेट के नज़दीक आते हैं ना, तो समझ लीजिए आप एग्ज़ाम के बहुत करीब हैं। इनिशियल 4 मंथ डिसाइड करेगा कि हमको कितने साल लगने वाले हैं इस एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करने में और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, ठीक है। अभी हमने अक्टूबर तक की बात करी, नेक्स्ट वीडियो में हम नवंबर, दिसंबर, क्योंकि ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़। अब अगर आप देखे होंगे, जो हमको जुलाई अगस्त में करना है वो हमको सितंबर अक्टूबर में नहीं करना, जो हमको सितंबर अक्टूबर में करना है वो आने वाले नवंबर दिसंबर में नहीं करना। तो मैं कैसे आपको सब चीज़ें एक साथ बता दूं एक वीडियो में, है ना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे छोटे शॉर्टकट में कोई चीज़ें करनी आती नहीं, मैं शॉर्टकट ज़्यादा जाती नहीं हूँ। स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क इज़ अ डिफरेंट थिंग दैन शॉर्टकट, है ना। तो स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना मैंने आपको सिखाया है। एडिटोरियल पढ़ रहे हैं हम, स्मार्ट वे से पढ़ रहे हैं हम, खुद से नाटो वाटो पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हमको रिसर्च करके दिया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग की जा रही है। मैप को खुद से ढूंढना नहीं है। DNS वाले जो है राउज वाले, वो मैप के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्मार्ट वे ऑफ स्टडी करना। शॉर्टकट ना मैंने कभी करा है और मुझे वो करना आता नहीं। तो अगर आप शॉर्टकट वालों में से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शॉर्टकट वाले एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं, बट फिर आपको टीचर शॉर्टकट वाला ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो वैसा चीज़ें होती है। तो अगर आपने अब नोटिस किया होगा कि पहला 2 मंथ इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट देन नेक्स्ट 2 मंथ, देन आप मुझ पे बिलीव कर सकते हैं कि वाई ये जो वीडियोज़ है वो पार्ट में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नवंबर से लेकर जनवरी में हमें क्या करना है, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग करनी है, इसलिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जय हिंद।